मतलब एक तरीके से समझो अंदर की तरफ। ठीक, अच्छा अंग्रेजी वाला नाम कैसे याद होगा? देखो हम जब देखो फूंक रहे थे, देखो तो बाहर की तरफ जा रहा है कि नहीं? कभी कोई किसी को फूंक मारोगे तो अंदर की तरफ आएगा, नहीं देखो तो बाहर की तरफ जा रहा है। तो आप इस तरीके देखो सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल का मतलब फूंक दो और फूंकने का मतलब बाहर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जय हिंद। आज के वीडियो के माध्यम से आप सभी से चर्चा करने वाले हैं ज्वार तथा भाटा के बारे में। यह टाइड और एब का क्या कॉन्सेप्ट है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन सारे तथ्यों के बारे में और कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी आप सभी से आज डिस्कशन करने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोगों को इतना नॉलेज तो रहता है कि सर समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार तथा वहां से रिटर्न बैक होना उसे हम भाटा कहते हैं। नॉर्मली हम लोग यही पढ़ के रखते हैं, लेकिन क्या इतना नॉलेज हमारा हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं क्या उसके लिए सफिशिएंट है? नहीं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके देखो, यूपीएससी के द्वारा ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से उठाए गए हैं जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इस टॉपिक को गहनता से अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअल बातें हमें पता होनी चाहिए। तो आज के वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट इसका प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि एग्जाम में कहीं से भी या फिर किसी भी प्रकार से ट्विस्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप उन सारे ही क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में आराम से आप कर पाओगे। ठीक, चलिए तो दोस्तों इस ज्वार तथा भाटा के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप लोगों को कुछ थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं कि हमें इससे पहले क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह अभिकेंद्री तथा अपकेंद्री बल क्या होता है, सेंट्रीपेटल तथा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, साथ ही साथ यह सिजगी का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें युति और वियुति क्या होती है। उसके बाद आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि अपभू तथा उपभू क्या होता है, अर्थात अपोजी तथा पेरिजी का पेरीजी का क्या कॉन्सेप्ट है। इसके साथ ही साथ पृथ्वी तथा चंद्रमा का अक्ष आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से पृथ्वी एक एंगल पे इंक्लाइंड है क्या उसी तरीके से चंद्रमा भी इंक्लाइंड है, इन दोनों का रोटेशन एक्सिस क्या है, साथ ही साथ यह किस दिशा में मूवमेंट करते हैं, किस दिशा में ये रोटेट करते हैं, यह जानकारी आपको थोड़ा बहुत होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं अभिकेंद्री तथा अपकेंद्री बल के बारे में। आइए इसके लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ये पोटैटो है, ठीक, और इस पोटैटो को हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग से इस तरीके से बांध के रखा है। ठीक है, अब आप ऐसे अगर नॉर्मली सोचेंगे, ऐसे नॉर्मली आप देखिए ये स्ट्रिंग देखिए टाइट है, ये स्ट्रिंग टाइट है। अगर यहां से मैं इस पोटैटो को काट के निकाल दूं ना तो ये स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। इसका मतलब सर ये स्ट्रिंग तनी हुई है, इसमें टेंशन है, और टेंशन एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। तो ये पोटैटो नीचे जाना चाहती है बट इसे ऊपर मैनेज करने के लिए ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो जो इसको जो नीचे लेके जा रहा है ना, इसे जो नीचे इसे लेके जा रहा है, ठीक है, एक फोर्स हो गया, और एक फोर्स इसे ऊपर की तरफ खींच रहा है। अब हम अगर इस पोटैटो को इस तरीके से रोटेशन देते हैं, ऐसे ये देखिए ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये पोटैटो सर अपनी एक्सिस को छोड़ के भागना चाहता है। इस जिस सर्कल में ये रोटेट कर रहा है उसको छोड़ के तो भागना चाहता है, लेकिन इसे रोक के कौन रखा है, तो रोक के ये स्ट्रिंग रखी हुई है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि सर आपका ये पोटैटो हो गया और आप यहाँ से स्ट्रिंग बांध के रखे थे, यहाँ पे आपकी एक निडल थी जिसको आपने पकड़ रखा था, और ये इस तरीके से कुछ जो है, इस तरीके से आप इसको सर घुमा रहे थे, इस तरीके से आप इसको घुमा रहे थे। तो एक फोर्स तो अंदर की तरफ लगा था और एक फोर्स इसको बाहर लेके जाना चाहता था। ठीक, तो जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है दोस्त उसे हम कहते हैं अभिकेंद्री। क्या कहते हैं? अभिकेंद्री। और जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं अपकेंद्री। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये भूल जाता है, मुझे पता है कि आप अभिकेंद्री अपकेंद्री भूल जाओगे कि किधर लगता है, तो ऐसे याद कर लो अभिकेंद्री। अभिकेंद्री का मतलब अंदर की तरफ, अभि का मतलब एक तरीके से समझो अंदर की तरफ। ठीक, अच्छा अंग्रेजी वाला नाम कैसे याद होगा? देखो हम जब देखो फूंक रहे थे, देखो तो बाहर की तरफ जा रहा है कि नहीं? कभी कोई किसी को फूंक मारोगे तो अंदर की तरफ आएगा, नहीं देखो तो बाहर की तरफ जा रहा है। तो आप इस तरीके देखो सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल का मतलब फूंक दो और फूंकने का मतलब बाहर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल।
सेंट्रीफ्यूगल। तो अंदर वाला क्या हो जाएगा? सेंट्रीपेटल। अंदर वाला क्या हो गया? सेंट्रीपेटल। ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई कि सर अगर इस तरीके से रोटेशनल एक कोई मूवमेंट बॉडी है तो उस पे दो प्रकार के फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। अंदर वाला भी केंद्रीय, बाहर वाला आप केंद्रीय, सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। खत्म काम। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों सिजगी। ये सिजगी क्या है? देखिए आप लोगों को पता है कि जो सौरमंडल है उस सौरमंडल में सन और सन के आगे इस तरीके से आप देखते हो तो वहां पे कुल आपको 8 ग्रह मिल जाते हैं। ये 8 ग्रहों का अपना अपना रोटेशन तथा रिवोल्यूशन है जो पृथ्वी के चारों तरफ, जो सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। ठीक है, उन्हीं में से आप यहां से क्या निकालने, मैं क्या निकालने वाला हूं। एक तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये सन है। ठीक है, ये क्या हो गया? सन हो गया। ठीक, और यहाँ पे हमने ले लिया मून। ये क्या है? मून है। और यहाँ पे ये क्या है? तो ये अर्थ है। तो सन का, सूर्य का, चंद्रमा का तथा पृथ्वी का एक ही सेंटर में होना सिजगी कहलाता है। अब ये इधर आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है। ठीक, तो इनका ये जो प्रोसेस है एक एक लाइन में हो जाता है तो इसे हम सिजगी कहते हैं। अब सिजगी में भी एक बार यहां देखिए मून आ गया अंदर तो अर्थ बाहर चला गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सोलर इक्लिप्स। इसे हम लोग सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ठीक, अब ये सोलर इक्लिप्स कब होता है? तो अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन। ठीक, अमावस्या के दिन ये सोलर इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट होता है। अगला प्रोसेस इसमें क्या बनता है कि सर ये मून यहां चला जाएगा, इस साइड में चला जाए, अर्थ अंदर आ जाए। तो अगला देखिए जरा, ये यहाँ पे सन हो गया, यहाँ पे ये अर्थ हो गई, यहाँ पे ये अर्थ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये मून हो गया। तो बीच में क्या आ गया? अर्थ आ गया। ठीक है, अब ये अभी भी देखिए ये एक लाइन में है तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिजगी बोलेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सिजगी बोलेंगे। तो अंदर की तरफ अर्थ आ गया, मून बाहर चला गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण का मतलब लूनर इक्लिप्स। ठीक है, लूनर इक्लिप्स। अब आप बात को जरा ध्यान से समझिए, ये कब होता है? तो ये पूर्णिमा के दिन होता है। ये पूर्णिमा के दिन। बातें एकदम ध्यान से समझिए। सिजगी क्या होता है? ये सूर्य हो गया, यहाँ चंद्रमा हो गया, यहाँ अर्थ हो गया, तीनों एक ही सेंटर में हो जाए, तीनों एक ही सेंटर में हो जाए तो उसे हम लोग सिजगी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, सिजगी में क्या होता है कि सर युति और वियुति का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अर्थात कंजक्शन और अपोजिशन का कॉन्सेप्ट होता है। युति का मतलब क्या होता है कि जब ये वाला प्रोसेस होता है, इसका मतलब मून हमारा बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग युति कहेंगे, और अर्थ बीच में आ जाएगा सन और मून के, तो हम लोग इसे वियुति कहते हैं, जिसे हम लोग लूनर इक्लिप्स तथा सोलर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? मतलब ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया और ये वाला हो गया। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रोसेस अब हम लोग समझते हैं। अगला है हमारा अपभू तथा उपभू। क्या होता है यह अपभू और उपभू का जरा कॉन्सेप्ट आप समझिए। देखिए यहाँ पे ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, और यहाँ पे ये क्या है? ये है मून। ठीक, ये है मून। अब एक बात यहीं से समझ लीजिए, तो हमारे ये पृथ्वी का चंद्रमा और इसका अक्ष भी खत्म हो जाएगा। देखिए अगर इस तरीके से एक लाइन हम ऐसे ड्रा कर दें, इस तरीके से अगर ड्रा करते हैं तो पृथ्वी हमारी थोड़ा सा टिल्टेड है। इसका मतलब क्या है कि यह अपनी एक एक्सिस पे इस तरीके से ऐसे, यह इसका अक्ष है। अक्ष का मतलब एक्सिस है। ठीक है, ये इसका एक्सिस है। अब ये पृथ्वी हमारी इस तरीके से ऐसे घूमती है इसी अक्ष के पद पर। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होता है? ये होता है 23 एंड 1/2, 23 एंड 1/2 डिग्री पे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम मून को देखें तो मून को ऐसे कट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे मून भी क्या करता है? हल्का सा लगभग 5 डिग्री ये भी इंक्लाइंड है। इसका मतलब इसका भी सर एक एक्सिस है क्या? हाँ भाई, इसका भी बिल्कुल एक एक्सिस है। अब इसी एक्सिस के थ्रू ये भी इसी से करके घूमता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक है, तो ये भी सर ऐसे करके घूमेगा इस अपनी वाली एक्सिस पे। मैं इसको रेड से बना देता हूं। ये इसका ये एक्सिस है, और ये जो है ये मून का एक्सिस है। ये मून का एक्सिस है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिए होता क्या है कि एक बार इस अर्थ और मून के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाती है। एक बार इसके बीच में मैक्सिमम अधिकतम दूरी हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अपभू। अपभू। ठीक है, और जब मिनिमम दूरी हो जाए, ये देखिए ये क्या है? ये है अर्थ,
और यहाँ पे ये क्या हो गया मून, और इसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं उपभू। इतनी बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट ये तो अभी चुटकियों में सिखा देंगे आपको, एकदम कॉन्सेप्चुअल समझा देंगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। ठीक, चलिए आइए, इतनी बात तो पहले आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। इतनी जानकारी आप जो है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम लोग आगे बढ़े। हो गया, चलिए अब एक बात थोड़ा सा और आप समझ लीजिए कि पृथ्वी भी अपने इसी एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूमती है, तो इसे हम लोग घूर्णन कहते हैं। ये भी अपने एक्सिस पे घूमेगा तो इसे क्या कहेंगे, घूर्णन कहेंगे। अभी चंद्रमा क्या करता है, यह अर्थ का चारों तरफ ऐसे करके चक्कर काटता है, यह अर्थ के चारों तरफ ऐसे करके चक्कर काटता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से अर्थ भी सन का चक्कर काटती है, तो ये भी रिवोल्यूशन करती है। ठीक है, अच्छा अब एक बात जरा मुझे ये समझाइए कि यहाँ पे देखिए, ये जो चंद्रमा है ना, इसका घूर्णन, इसका घूर्णन तथा इसका परिक्रमण, इसका घूर्णन तथा इसका परिक्रमण जो होता है वह लगभग लगभग समान होता है। कितना, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगभग लगभग इसका घूर्णन तथा परिक्रमण होता है। जबकि पृथ्वी का क्या होता है, पृथ्वी एक साल में पूरा ऐसे करके चक्कर काटती है, तो उसका 365 दिन आप समझ लीजिए। ठीक है, 365 और जुड़ता रहता है तो आगे चल करके 366 दिन लीपर्स हो जाता है। ठीक है, तो लगभग लगभग अगर हम मान के चलें कि एक पूरा पृथ्वी जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी यहाँ से इस तरीके से अगर इस सन का चक्कर काट रही है तो ऐसे ऐसे करके जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, तो कितना समय लेगी, 365 दिन। 365 दिन। और अपने एक्सिस पे जो ये घूमती है तो 24 घंटे में घूम जाती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो घूर्णन और इसका जो परिक्रमण है ये कुछ अलग है। ठीक, इसका घूर्णन और परिक्रमण लगभग लगभग समान है। इसका मतलब ये है कि सर पृथ्वी अब जिस स्पीड से घूमती है उस स्पीड से ये चंद्रमा नहीं घूमता है, ये धीरे धीरे घूमता है। अरे भाई 29 दिन में तो इसे धीरे धीरे करके तो लपेटुआ की तरह इसे करके धीरे धीरे जाएगा, धीरे 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 जाएगा, और 29 दिन में क्या करेगा, घूर्णन और अपना ये परिक्रमण पूरा कर लेगा। ठीक है, चलिए अच्छा, इतनी जानकारी हम लोगों को मिल चुकी है कि सर हम ये सारा कॉन्सेप्ट अब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आइए अब हम लोग समझ लेते हैं कि यह ज्वार और भाटा क्या होता है। एक बात मुझे बताओ, कभी आप लोग गोवा हुआ गए हो हैं? सर गोवा का नाम ना लो, उधर हम क्या करने जाएंगे। अरे नहीं गए हो तो कम से कम मोबाइल में टीवी टावा में तो देखे ही होगे ना, वहाँ सब बहुत दुनिया भर का लड़की लड़का सब घूमता रहता है? समुद्र के किनारे जाके एंजॉय करता है, तो हम लोग तो देख अपना, ठीक है वो बात अलग है। लेकिन वहां से हमको एक चीज तो ऑब्जर्व हुई होगी, क्या सर, समुद्र का जो पानी है ना, जो समुद्र का सतही पानी है वह सर तटीय एरिया की तरफ ऐसे बहुत तेजी से आता है और फिर रिटर्न होकर के चल जाता है। ये तो बात हम लोगों को ऑब्जर्व हुई थी, लेकिन ध्यान नहीं दिए थे, छोड़ो सर, आ रहा है जा रहा है, हमसे क्या मतलब है। लेकिन आज ध्यान दो, क्या समुद्र ही, जो आप जाओगे समुद्र के सतह पे, जो सतह कह रहे हैं, जो उसकी तटीय एरिया है, कोस्टल एरिया, वहां आप जाओगे तो आप ये देखोगे कि समुद्र का जो पानी है ना वो इस तरीके से करते हुए आगे की तरफ जाता है और देन रिटर्न होता है ये। ठीक है, तो समुद्र के पानी का इस तरीके से आगे की तरफ तट के ऊपर जाना, समुद्र के पानी का तट के ऊपर जाना, इसे हम लोग कहते हैं ज्वार। और फिर भैया ये पानी का लौटना, इसे हम लोग कहते हैं भाटा। ये देखो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, काम खत्म। ठीक है, समुद्र का पानी का ऊपर चढ़ना तो ज्वार और नीचे लौटना तो भाटा, खत्म। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, मैं यहां कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। आप लोगों का भी क्वेश्चन होना चाहिए, अगर आपका नहीं होगा तो हम अपनी तरफ से पूछ के उसको सही कर देते हैं। सर एक बात बताइए, ये समुद्र का पानी उठता क्यों है, अर्थात ज्वार और भाटा आने का रीजन हमको बताओ। ज्वार और भाटा आने का रीजन बताइए सर, कारण क्या है इसका, हम ये कह सकते हैं कि कारण क्या है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कि सर ज्वार और भाटा एक दिन में, ठीक है, 24 घंटे 52 मिनट, मतलब कि एक स्थान पे 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आ जाता है, तो इसमें 24 घंटे 52 मिनट का समय लेता है, 52 मिनट का समय लेता है। सर पृथ्वी तो एक बार में 24 घंटे में रोटेट कर जाती है, तो ये 52 मिनट एक्स्ट्रा कहां से आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है, आप ये पूछना चाहते होगे कि सर एक बात पूछे आपसे, आप ये हमको समझाइए कि पृथ्वी पर ये ज्वार और भाटा जो आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग अर्ध ज्वार का कॉन्सेप्ट भी लेके आते हैं। क्या? अर्ध ज्वार का कॉन्सेप्ट। तो सर ये अर्ध ज्वार का कॉन्सेप्ट क्या है? अर्ध ज्वार का क्या कॉन्सेप्ट है सर? चंद्रमा का रोल क्या होता है? चंद्रमा का इसमें रोल क्या होता है, ये हमें समझाइए। सूर्य का रोल सर क्या होता है, ये समझाइए। ये इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक तो यहां से चलता है आगे। यहां क्या था, ये पानी चढ़ गया तो जार और उतर गया तो भाटा, कम खत्म। लेकिन इस टॉपिक का जो एक तरीके से सोल है, जो आत्मा है ना, वो ये क्वेश्चन निकाल के लाता है। ये क्वेश्चन, ठीक। आइए हम एक एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं, जिससे कि आपका ये टॉपिक जो है बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन ये याद रखिएगा। सबसे पहला जो है आपका क्वेश्चन क्या है, ज्वार और भाटा कैसे आता है, ठीक है। चलिए, ज्वार और भाटा आने का रीजन क्या है, कारण क्या है दोस्त, आपसे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में पूछता है, तो आप लोग इसे नोट कर लो। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन हम ये कहेंगे कि चंद्रमा तथा सूर्य का आकर्षण बल, ये पहला कारण। अभी समझाएंगे कैसे। दूसरा हम ये कहेंगे अपकेंद्री बल। दूसरा हम इसे कहेंगे। एक बात दोस्त यहीं पे आप नोट करके लिख लीजिएगा कि ज्वार आने के लिए चंद्रमा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ज्वार आने के लिए, ज्वार उत्पन्न करने के लिए चंद्रमा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? अभी उत्तर देता हूं। सूर्य उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना कि चंद्रमा रिस्पॉन्सिबल है ज्वार को लाने के लिए, ठीक है। तो कारण तो सर समझ में आ गया है कि चंद्रमा तथा सूर्य का आकर्षण बल और अपकेंद्री बल। अब हम लोग थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि ये सब बातें हम लोग थोड़ा सा फिगर पे अप्लाई करते हैं तो चीजें हमारी और क्लियर हो जाएंगी। आइए देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये है अर्थ, ठीक, और ये क्या है, मून है, ठीक, और यहाँ पे कुछ मैं सन बना दिया, सूर्य, ठीक है। होता क्या है दोस्त कि यहाँ पे ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, तो चंद्रमा क्या करता है, एक आकर्षण बल से इस पृथ्वी के पानी, ये पृथ्वी की सतह पे जो वाटर है ना, इसे अपनी तरफ ये खींचता है। तो मान लीजिए ये अगर वाटर है तो ये इस तरीके से कुछ अपनी तरफ ये खींच लेगा, ऐसे करके। तो ये पानी जो है इस तरीके से कुछ आगे की तरफ ऐसे उठ जाएगा, चंद्रमा की तरफ खींच जाएगा। खींचा कौन? ये चंद्रमा खींचा, ये चंद्रमा खींचा। सर सूर्य खींचेगा? अरे सूर्य का बल भैया, सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है चंद्रमा के कंपैरिजन में, तो सूर्य बेचारा उतना आकर्षण बल इसके ऊपर नहीं लगा पाता है जितना कि चंद्रमा लगा लेता है। इसका मतलब ये है कि सर इस तरफ जो है, यहाँ पे पानी का आगे की तरफ बढ़ना, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, तो चंद्रमा है, ठीक है। होता क्या है कि ये पृथ्वी जो है ना, जब यहां से पानी आगे की तरफ चला गया चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, तो पृथ्वी कहती है हम इसे मैनेज करेंगे। तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में क्या होता है, यहां पर भी पानी कुछ इस तरीके से आगे की तरफ ऐसे उठता है इसकी सतह से, ये देखिए ऐसे। अब बताइए सर, यहां तो चंद्रमा खींच लिया था, यहां क्या खींचा, तो यहां पे दोस्त पृथ्वी का अपकेंद्री बल, क्या, अपकेंद्री बल, और यहां चंद्रमा का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल। इधर चंद्रमा का आकर्षण बल खींचा और इधर पृथ्वी का अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बताया था ना, जो बाहर लेके जाए, सेंट्रीफ्यूगल, फूंक मार रहा है तो बाहर देखो भाग रहा है, ठीक है। अच्छा, मतलब कि सर ये पानी उठ रहा है तो भैया इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। इधर भी क्या आ गया, ज्वार आ गया। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि पृथ्वी के एक हिस्से पे ज्वार आया है तो उसके जस्ट विपरीत दिशा में क्या आएगा।
कोई सर भाटा आएगा, अरे नहीं, पृथ्वी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या आएगा, ज्वार आएगा। तो एक बार में पृथ्वी पर, एक बार में पूरी पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो कितनी बार ज्वार आएगा, 2 बार। एक तो यहां आएगा और एक इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है। यहां तक हम लोगों की बातें क्लियर हो गई। ये चंद्रमा का आकर्षण बल भी क्लियर हो गया और अपकेंद्री बल भी क्लियर हो गया। तो कारण को तो हम लोगों ने निपटा दिया। अब बात आई कि सर आप हमें ये समझाइए कि ये पृथ्वी पर एक स्थान पर 24 घंटे 52 मिनट में दूसरी बार ज्वार क्यों आता है, इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो, जैसे हमारे पास ये पृथ्वी है, आप इसे सिर्फ पृथ्वी समझिए, टमाटर ना समझिए, ठीक है। अब आप जरा ये गेस करिए कि सपोज दैट ये ऐसा रीजन है जहां पे ज्वार आया है, तो हम इसे पृथ्वी पर ऐसे बना भी लेते हैं। यह है अर्थ और ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों से डिस्कशन करने जा रहा हूं। जैसे आप बुक पढ़ोगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा, क्या बोल रहे हो, इसलिए ध्यान से इसे समझना, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक। हमने कहा कि भैया देखो, ये एक ऐसा रीजन है जहां पे क्या आया है, ज्वार आया है, और ये वाला भाग जो है चंद्रमा का, ये अपनी तरफ इसको आकर्षित किया था, ठीक है। मतलब सर यही वाला वो रीजन है, यहाँ पे ज्वार आया है। अब ध्यान से देखो, तो ये रीजन अब फिर से कब ज्वार आएगा, जब ये रीजन ऐसे घूम के जाएगा और फिर से यहां आ जाएगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे करके पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ ऐसे घूमती है, तो सर ऐसे करके ये घूमेगी और ये पूरा चक्कर लगा लेती है, तो हम लोगों को बताया गया है कि 24 घंटे में ये पूरा घूम जाती है। तो एक बार तो यहाँ ज्वार आया है, तो सर 24 घंटे में तो फिर से ज्वार आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या बात हो गई, देखो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे एक बार ज्वार आया, अब ये घूमते 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 करके इसे जाएगा और 24 घंटे में यही इसी स्थिति पे तो फिर पहुंच जाएगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि चंद्रमा भी तो घूम रहा है, चंद्रमा भी तो रोटेट कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, और जब चंद्रमा घूर्णन कर रहा है तो ये जो जहां पे पहली बार आया था, ये अपनी अक्ष से इस वाली पोजीशन से थोड़ा सा आगे भागेगा। अब मान लो जैसे इस वाली पोजीशन पे पहुंच रहा है, तो ये वाला भाग इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए समय लेगा। ध्यान से समझो, ये वाला भाग अब इसके एकदम एकदम सामने आने में तो समय लेगा ना, तो यही 52 मिनट जो है वो समय लेता है फिर से इसी वाले रीजन के सामने आने में। तो इसका मतलब यह है कि जहां एक बार ज्वार आ गया, वहां अगला ज्वार 52 मिनट की देरी से आता है, 52 मिनट की देरी से आता है। इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझ लो, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, जैसे पृथ्वी के इस रीजन पे क्या आ रहा है, ज्वार आ रहा है, तो ये रीजन ऐसे घूमते घूमते आएगा और फिर से अपनी ही पोजीशन पे ऐसे आया, तो देखा सामने जो चंद्रमा हमको खींचा था वो तो आगे भाग गया, अब फिर से उसी के सामने जाने में इसे समय लग जाएगा और ये 52 मिनट का समय ले लेगा। कितना, 52 मिनट का समय ले लेता है। तो एक स्थान पे 2 बार ज्वार आता है, लेकिन दोनों ज्वारों में क्या होता है, एक ज्वार जो होता है वह 12 घंटे 26 मिनट और अगला ज्वार जो होता है वो भी 12 घंटे 26 मिनट का होता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं, तो 52 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम क्यों ले रहा है, ये बात बोलो क्लियर है कि नहीं। यहां तक बातें क्लियर हो गई कि सर 12 घंटे 26 मिनट में एक ज्वार आता है और फिर इसी तरीके से दूसरा ज्वार भी आएगा, ठीक। और 24 घंटे 52 मिनट 24 घंटे 52 मिनट में एक स्थान पे 2 बार ज्वार आता है, ठीक। बातें क्लियर हो गई। चलिए अब जरा ध्यान से समझिए, एक कॉन्सेप्ट आपसे ये पूछता है कि बताइए अपभू तथा उपभू की कंडीशन में किस कंडीशन में ज्वार आएगा और उच्च ज्वार आएगा। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार का क्या कॉन्सेप्ट है, जब पानी काफी ऊपर तक पहुंच जाए तो उसे उच्च ज्वार, और पानी हल्का सा ऊपर पहुंचा तो उसे निम्न ज्वार कहते हैं। तो कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं कि जब उच्च ज्वार हो जाता है, जैसे आपने युति और वियुति का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, उच्च ज्वार आता है। क्या होता है, उच्च ज्वार की वो कंडीशंस है, दोनों ही केसेस में खिंच जाएगा, ठीक। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है,
अपभू और उपभू का कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया। तो अपभू में क्या होता है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। तो भाई मैक्सिमम डिस्टेंस है तो आकर्षण बल कम लगा पाएगा, तो निम्न ज्वार आएगा। क्या? निम्न ज्वार। उच्च कब होगा? उपभू की कंडीशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए अपभू और उपभू निम्न में से किसमें उच्च ज्वार की संभावनाएं होंगी। तो उच्च ज्वार की संभावना किसमें होंगी? उपभू में, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के करीब रहेगा, तो करीब रहेगा तो तेज से खींच लेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, एक कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे मान लीजिए मून यहाँ पे है और अर्थ यहाँ पे है और सन यहाँ पे है, ठीक है। तो इधर से क्या करता है, इधर से चंद्रमा खींचता है और इधर से अपना सन खींचता है, हालांकि ये दूर है तो कोई बात नहीं। तो इस कंडीशन में तो आप ये देखो कि इन दोनों ही कंडीशन में ये क्या है, ये मून है, ये है अर्थ और ये क्या है, सन है। इन दोनों कंडीशन में आप देख रहे हो तो इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो समकोणिक स्थिति में क्या होता है, निम्न ज्वार आता है। समकोणिक स्थिति में क्या होता है, निम्न ज्वार आता है। ये बातें बताओ क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, तो समकोण की स्थिति रहेगा तो निम्न ज्वार, युति वियुति रहेगा तो उच्च ज्वार, युति और वियुति का कॉन्सेप्ट रहेगा तो उच्च ज्वार। अच्छा, एक बात और समझ लो, क्या? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष लिख लो कहीं पे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष निम्न ज्वार, कृष्ण और शुक्ल पक्ष तो निम्न ज्वार। चलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग हमको फटाफट उसका आंसर दो। ठीक है, बताइए युति क्या होता है? युति क्या होता है? तो युति क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि सूर्य, सूर्य और उसके बाद मून, मून का मतलब चंद्रमा और उसके आगे क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो मून का बीच में आना तो युति और उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, वियुति हो जाता है। क्लियर हो गया बात? ठीक है। अच्छा, अपभू और उपभू क्या होता है? तो अपभू में आप लोग याद रखिएगा कि मैक्सिमम चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की मैक्सिमम दूरी अपभू और मिनिमम दूरी तो उपभू। क्लियर हो गया? ठीक। अच्छा, ये बताइए कि निम्न ज्वार क्या होता है? समुद्र सतह से पानी का हल्का सा ऊपर उठना, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निम्न ज्वार। और मैक्सिमम उठ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, उच्च ज्वार कहेंगे। क्लियर हो गया? अब भाई लौटेगा तो वो घटा हो जाता है, अर्थात एब हो जाता है। अगला बताइए, पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य का पृथ्वी के साथ समकोणिक स्थिति में क्या होता है, निम्न ज्वार आता है कि उच्च ज्वार? तो आप बताइएगा निम्न ज्वार। क्या? निम्न ज्वार, क्योंकि दोनों का आकर्षण बल जो है वो बढ़ जाता है तो निम्न ज्वार आता है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अगली बात हमको बताइए कि पृथ्वी की वो कौन सी कंडीशन, चंद्रमा तथा पृथ्वी का वो कौन सा कंडीशन जब उच्च ज्वार क्रिएट करता है? तो आप बताइएगा उपभू की कंडीशन, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो खींचता है तो जोर लगा के खींच लेता है, इसलिए भग जाता है। ठीक, बताइए अपकेंद्री और अभिकेंद्री बल क्या होता है? अभिकेंद्री का मतलब अंदर की तरफ खींचेगा और अपकेंद्री का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ। सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब फूंक देगा, मतलब बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट रहा। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एक ही स्थान पर पूरे एक मतलब कि 24 घंटे में बताइए कितनी बार ज्वार भाटा आता है? तो आप बताइएगा कि एक स्थान पे 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है, लेकिन वह 24 घंटे 52 मिनट मतलब 52 मिनट की देरी से आता है। क्यों ऐसा होता है? तो वो कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया कि ये वाला इसका पूरा प्रोसेस एक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए जिस रीजन पे ज्वार आया है, पृथ्वी के जिस भाग पे ज्वार आया है उसके विपरीत भाग में क्या होता है? तो आप बताइएगा वहां पर भी ज्वार आता है, और वो किस कारण होता है? तो पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। ये रहा ओवरऑल ज्वार और भाटा का कॉन्सेप्ट। आपको ये टॉपिक समझने में कैसा लगा? जो भी यहाँ पे कमियां हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।